आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज। ठीक है, और आज हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्यों क्रिएट की गई और कब क्रिएट की गई, किसने इसे क्रिएट किया। ठीक है, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट और जावा के अंदर बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जावा इज अ सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ सेपरेट स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं, जावास्क्रिप्ट को कभी जावा नहीं कहना, पूरा बोलना है जेएस शॉर्ट फॉर्म में या जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट आपके पास, जावास्क्रिप्ट आपके पास एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है सर? एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर एक वर्ड है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है? एक लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है, ठीक है, जिसमें आपस में दो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे इन रियलिटी हम उर्दू इंग्लिश को यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए या समझने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह ये जो मशीन है इसको भी आपने अपनी बात समझानी है और इसने भी आपको अपनी बात समझानी है, यानी आउटपुट देना है, आपने इनपुट देना है और इसने आउटपुट लेना है। ठीक है, तो भाई सर आपके पास, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके पास दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, एक तीन तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं। एक आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, एक आपके पास असेंबली लैंग्वेज होती है और एक आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। कितनी टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं? ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर थ्री टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं: असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो आपके पास ये तीन टाइप्स की होती है। अब असेंबली हमारे पूरे करिकुलम में नहीं है, तो अब इस असेंबली पे बात नहीं करेंगे, हम दो लैंग्वेजेस टाइप की बात करेंगे, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेजेस सिंपल जुबान में वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर को समझ आती हैं। वो जुबान जो कंप्यूटर को समझ आती है वो कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज। भाई फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ उर्दू समझ आती है, तो उर्दू मेरे लिए लो लेवल लैंग्वेज है। क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो सबको समझ आए, जो सबको समझ आए। सबको का मतलब है कि अगर दो बंदे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं एक ही लैंग्वेज को यूज करते हुए, तो वो लैंग्वेज क्या कहलाएगी? हाई लेवल। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि एक बंदा दूसरे को बता तो रहा है, लेकिन उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही, और वो जो बता रहा है उसे इसकी बात समझ नहीं आ रही सर। ठीक है, तो ये कहलाती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आपके पास एक ही है, और वो कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज। कौन सी? मशीन लैंग्वेज, यानी कि जीरोस एंड वंस, यानी बिट्स। ठीक है, जो कंप्यूटर को समझ आता है। कंप्यूटर को सिर्फ दो ही, सॉरी, दो ही बिट समझ आती हैं, और बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है जीरोस एंड वंस, जो उसकी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर प्रोसेसर से करंट पास होगा तो वन, नहीं पास होगा तो जीरो। ये बिट्स इस तरह से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू, वो सिग्नल्स के थ्रू, जीरोस एंड वंस के सिग्नल्स के थ्रू डेटा को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, अब सर हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है? जो ह्यूमन रीडेबल हो। कौन सी हो? ह्यूमन रीडेबल हो या ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके उसे। तो हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जो ह्यूमंस को समझ आती हैं और मशीन को भी समझ आती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है, आज के एरा में भी मशीन सिर्फ जीरोस और वन समझती है। तो जब हम कोड लिख रहे होते हैं आज के एरा में, तो हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज टाइप। ठीक है, तो फिर मशीन को कैसे ये चीजें समझ आती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं सीएसएस के अंदर डिस्प्ले नन लिख रहा हूँ, एक सवाल है, तो मशीन को कैसे समझ आ रहा है? तो सर ये मशीन को कैसे समझ आती है? अब यहाँ पर बात आती है कि लो लेवल लैंग्वेज में तो हम कोड लिख ही नहीं सकते। ठीक है, पहले लिखते थे लोग, ठीक है, जिनमें इतने गट्स थे कि वो जीरोस और वंस में कोड लिख सके, या असेंबली लैंग्वेज जिसमें भी बाइनरी मिक्स होती थी इंग्लिश के साथ। ठीक है, उसमें भी लोग कोड लिखते थे, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं लिख सकते। ठीक है, बहुत टफ होता है मशीन लैंग्वेज को एक तो समझना, फिर बिट्स को समझना। अगर तुम अपने नाम को बाइनरी में कन्वर्ट करो ना, तो इतनी लंबी स्ट्रिंग ऑफ बिट बनती है ना, तुम्हारी सोच है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो फिर ह्यूमंस ने क्रिएट की हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास दोनों को समझ आती है, लेकिन अब कैसे समझ आती है? ठीक है, क्योंकि जो मशीन है उसने इनपुट बाइनरी में ही लेना है और आउटपुट भी बाइनरी में देना है।
तो हमारे पास इंग्लिश में आउटपुट कैसे आ रहा है और हम इंग्लिश में इनपुट कैसे दे रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये आप है, ठीक है, और ये आपकी मशीन है। आप कोड लिख रहे हो इंग्लिश में, मशीन को समझ आ रहा है जीरोज और वंस में, ये बीच में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, खुद ब खुद कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिनका नाम है आपके पास ट्रांसलेटर्स। क्या नाम है सर? ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, अब ये वैसी मिसाल है कि सर मैं एक चाइनीज बंदा लाके बिठा दूं यहाँ पर और वो उसको मैं बोलूं उर्दू वाले के साथ बात करे। अब चाइनीज वाले को उर्दू नहीं आती, उर्दू वाले को चाइनीज नहीं आती, तो दोनों आपस में एक दूसरे की बात कैसे समझेंगे? एक तीसरा बंदा बिठाऊंगा जिसको चाइनीज भी आती है उर्दू भी आती है, दोनों की बात समझाता रहेगा एक दूसरे को बैठ के। मतलब एक ब्रिज पाथ हो गया बीच में, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, वो उसकी बात इसको समझाता है, वो आउटपुट इसको समझाता है, वो उसको समझा देता है तीसरे वाले को। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ट्रांसलेटर उस तीसरे बंदे की तरह आपके पास काम कर रहे हैं बीच में ब्रिज पाथ। ठीक है, ट्रांसलेटर्स का काम होता है आपके पास जो आप कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो उसे कन्वर्ट करना लो लेवल लैंग्वेज जीरोस एंड बाइनरी के अंदर और मशीन को दे देना। तो आपका काम खत्म हो गया सर, आपको अब बाइनरी में कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जब मशीन उस कोड को प्रोसेस करेगी और आउटपुट देगी, आउटपुट किस में देगी? जीरो और वन में कन्वर्ट करेगा उसे हाई लेवल लैंग्वेज में और आपको आउटपुट इंग्लिश में ही शो करवाएगा। बात समझ आती है? ठीक है, तो ये चीज आपके पास इस तरह से बीच में प्रोसेस चल रहा होता है आपकी मशीन में। अब ट्रांसलेटर्स आपके पास तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपके पास असेंबलर, जो कि जब असेंबली लैंग्वेज बनाई गई थी जब बनाया गया था। दूसरा होता है आपके पास कंपाइलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। क्या होता है? इंटरप्रेटर। ठीक है, अब असेंबलर तो हम असेंबली लैंग्वेज तो पढ़ी नहीं, तो असेंबलर को हटा दिया। ठीक है, अब सर एक बात है कि अगर ट्रांसलेटर का काम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना और लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करना है, तो दो क्यों है? कंपाइलर इंटरप्रेटर दो क्यों है, कोई एक क्यों नहीं है? दोनों का काम सेम है, दोनों ही यही काम करते हैं, कोई अनोखा काम नहीं करता दूसरा। इनके कोड रीड करने में और एग्जीक्यूशन में फर्क है। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप तीन लाइन ऑफ कोड लिखते हो, वन टू थ्री या फोर लाइन ऑफ कोड आप लिखते हो, ठीक है, अगर तो अब जो ट्रांसलेटर है ये लैंग्वेज बनाने वाला डिसाइड करता है कि उसके साथ कौन सा ट्रांसलेटर यूज किया जाएगा। बात समझ आ रही? ठीक है, जैसे सी के साथ कंपाइलर यूज होता है, सी शार्प के साथ कंपाइलर यूज होता है, पाइथन के साथ इंटरप्रेटर यूज होता है, जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरप्रेटर यूज होता है। बात समझ आ रही? तो ये बनाने वाले के ऊपर है कि वो कौन से ट्रांसलेटर से करवा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास अगर चार लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, अब मुझे लैंग्वेज नहीं पता, ठीक है, अगर तो ये चार लाइन ऑफ कोड ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसका ट्रांसलेटर कंपाइलर है, कौन है? कंपाइलर है, तो आपके पास कंपाइलर कोड रीड कैसे करता है? कंपाइलर पूरा का पूरा कोड एक साथ पढ़ता है। क्या करता है? एक साथ पढ़ता है, एक साथ उसे प्रोसेस करता है और एक साथ ही आपको आउटपुट मिलता है। यानी कि अगर आपके पास दूसरी लाइन पे गलती है तो आपको पहली लाइन का जो आउटपुट है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आउटपुट भी क्या आएगा? एक साथ आएगा। अगर वो रीड करते हुए रन टाइम पर ही आपको एरर दे देता है, इसका मतलब पहली लाइन का कोड का आउटपुट भी आपको नहीं मिलेगा, ऑल्दो वो सही हो, क्योंकि वो सारा कुछ एक साथ रीड करता है, एग्जीक्यूट भी एक साथ करता है और आउटपुट भी एक साथ देता है। बरक्स इसके इंटरप्रेटर का बिहेवियर यह है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। कैसे रीड करता है? लाइन बाय लाइन कोड को रीड कर रहा होता है। इंटरप्रेटर कहता है कि भाई मैं सारा कुछ एक साथ रीड नहीं करूंगा, मैं पहली लाइन पढ़ूंगा, उसे प्रोसेस करूंगा, आउटपुट दे दूंगा यूजर को। फिर दूसरी लाइन पे आऊंगा, उसे रन टाइम पे पढ़ूंगा, प्रोसेस करूंगा, आउटपुट दे दूंगा। अगर तीसरी लाइन पे उसे एरर देखने को मिलता है तो पहली दो लाइन का आउटपुट आपको दिख चुका है, तीसरी लाइन के बाद आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ये बिहेवियर है किस ट्रांसलेटर का? इंटरप्रेटर का। कंपाइलर कैसे करता है? रन टाइम पर सारा कोड रीड करता है, सारा एक साथ प्रोसेस करता है, सारा एक साथ आउटपुट देता है। इंटरप्रेटर लाइन वाइज कोड को रीड करता है, चंक वाइज। ठीक है, इतना हिस्सा मैं करूंगा, फिर इतना हिस्सा करूंगा, फिर इतना हिस्सा करूंगा। बात समझ आ रही? ठीक है, तो ये आपके पास कहलाते हैं ट्रांसलेटर। इनकी मदद से आपका जो कंप्यूटर है वो आपकी लैंग्वेज को समझ पाता है। तो ये बात सबको समझ आती है। ये हो गई लैंग्वेज पे बात कि लैंग्वेज क्या होती है, कौन सी लैंग्वेजेस होती है, उनके साथ ट्रांसलेटर्स क्या यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्रामिंग पे। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? व्हाट इज प्रोग्रामिंग? दिस इज अ प्रोग्राम।
व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम का वर्ड सुनते हैं, प्रोग्रामिंग का वर्ड सुनते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्ड सुनते हैं। क्या है ये तीनों वर्ड्स? व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम उन उन लाइन ऑफ कोड को कहा जाता है जो आप कंप्यूटर को देते हो इनपुट के तौर पर। आप उससे बोलते हो कि भाई ये लाइन ऑफ कोड को करो प्रोसेस, प्रोसेस करने के बाद इसका आउटपुट मुझे दो। क्यों? क्योंकि वो करने में मुझे टाइम लगेगा, वो मेरे लिए चीज कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं किससे करवा रहा हूँ? मशीन से करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ? अपने सीपीयू से करवा रहा हूँ। ठीक है। लाइन ऑफ जो आप रट्टे वाली डेफिनेशन पढ़ते हो, लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप इनपुट देते हो अपने कंप्यूटर में, वो उसे प्रोसेस करता है और आपको बदले में कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। अब आउटपुट सही भी आ सकता है और एरर भी आ सकता है। एरर भी आउटपुट ही होता है, रिस्पॉन्स होता है आपके सीपीयू का आपकी तरफ। ठीक है। तो ये कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखना क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग कहलाता है। जो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखता है मशीन के अंदर कि क्या काम करवाना है, वो प्रोग्रामिंग कर रहा है बंदा। और जो इसको लिख रहा है वो कहलाता है प्रोग्रामर। ठीक है। और जिस लैंग्वेज से लिख रहा है वो कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो सर ये भी हो गया। अब हमें पता चल गया सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्क्रिप्ट। पहले भी बता चुका हूं स्क्रिप्टिंग क्या होती है। अच्छा, थोड़ा इजी करके, हम लोगों ने स्क्रिप्ट का वर्ड मूवीज और ड्रामाज में सुना है। सुना है? ठीक है। स्क्रिप्ट टू दी जाती है एक्टर्स को ताकि वो लाइन बाय लाइन रीड कर सके, या वो एक फ्लो में पैटर्न में डायलॉग्स को बोल सके, इसलिए स्क्रिप्ट दी जाती है ताकि वो याद रख सके। वो प्री रिटन होता है। प्री रिटन होता है। किस लिए होता है? एक्टर्स की आसानी के लिए होता है। इसी तरह जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है, कौन सी लैंग्वेजेस? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक तो जो बच्चे सुनते हैं कि भाई आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती हैं। अब वो, ये इसके पीछे ये वजह है कि क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो ज्यादातर है उनके साथ इंटरप्रेटर यूज होता है। इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई कोई तुम्हें फ्यूचर में पूछे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है, तो तुम उसे ये नहीं बोलोगे कि करती है बस, तुम उसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दोगे उसके ट्रांसलेटर की। पाइथन भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लोग उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, बोल सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो क्योंकि उसको प्रोग्राम करने के लिए बनाया गया, पाइथन को भी प्रोग्राम करने के लिए बनाया गया। ठीक है। तो दोनों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हो, लेकिन पाइथन और जावास्क्रिप्ट प्योरली स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? अब स्क्रिप्टिंग कहलाती है जैसे आपको एक्टर्स के लिए आसानी के लिए प्री रिटन डायलॉग्स दिए दिए जाते हैं कि ये फॉलो करके आपने डायलॉग्स बोलने हैं, ये पैटर्न फ्लो करके। इसी तरह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बनाई हुई मिलती हैं पहले से, जो आप यूज करके अपने काम में आसानी कर सकते हो। ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बहुत सारा आपको फंक्शंस मिलते हैं बने बनाए, बहुत सारा प्री रिटन आपको कोड पहले से मिल जाता है जिससे आपको प्रोग्राम लिखते हुए आसानी हो जाती है। बात समझ आ रही है? जबकि जो प्योर लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि अगर आप सी ले लो, सी इज अ प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवन दो पाइथन भी सी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है। तो हाँ, सी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जिस बंदे ने सी मास्टर कर ली उसके लिए दुनिया की कोई लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, सब हलवा है। सी, सी, सी प्लस प्लस में भी तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है। तो जो सी है ना, उसके अंदर आपको लाइब्रेरीज से तो आपको बहुत सारे प्री रिटन फंक्शन मिल जाते हैं, लेकिन प्योरली उसमें मौजूद नहीं हो, उसके पैकेजेस में मौजूद होते हैं। अगर तुम लोगों में से किसी ने सी पढ़ी होगी तो उसमें इंक्लूड करते हैं कौन आयो डॉट एच, और क्या होता है, हाँ, एस टी डी डॉट आईओ। वो जो ना लाइब्रेरीज होती हैं उनके अंदर वो फंक्शन रखे होते हैं, लेकिन प्योरली आपके सी में नहीं रखे होते। तो स्क्रिप्ट के अंदर ना आपको बहुत सारी बिल्ट इन चीजें पहले से मिल जाती है, बहुत सारे फंक्शंस जो आपकी जिंदगी को आसान बना देते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपकी जिंदगी को आसान बना देते हैं। ठीक है। इस पे भी जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड्स, ये सारी चीजें हम बात करेंगे आगे चल के। ठीक है। खुद भी अपना बनाना सीखेंगे इसको। ठीक है। तो ये आपके पास है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। ये तो पता चल गया ये क्या है, और इसके लफ्जों के मतलब पता चल गए, लेकिन इसका यूज केस क्या है? ये सवाल आता है। इसका यूज केस क्या है? ठीक है, प्रोग्राम करने का यूज केस है, लेकिन इस जो पर्टिकुलरली ये जिस यूज केस के लिए बनाई गई थी उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसको
ये आपके पास बनाई गई है वेब के अंदर इंटरेक्शंस पुट करने के लिए। किसके लिए? जो स्पेशली ये बनाई गई थी, अब तो खैर ये वेब से आउट ऑफ द सोर्स चली गई है, सब में चली गई है, ठीक है, डेस्कटॉप मोबाइल हर चीज में अब तो। लेकिन ये जो बनाई गई थी वो वेब में इंटरेक्शंस डालने के लिए बनाई गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जावास्क्रिप्ट नहीं थी तो HTML CSS के बटन के क्लिक करने पर कुछ कर सकते हो? HTML CSS का फॉर्म भरने के बाद उस डेटा को कहीं सेव कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है। HTML का इनपुट, जैसे ही इनपुट के ऊपर क्लिक हो तो कोई अलर्ट चल जाए, किसी बटन पर क्लिक करूं तो कोई और पॉपअप खुल जाए, कोई काम हो जाए, ये इंटरेक्शंस कहलाती हैं जो आप वेब के साथ करते हो। क्या कहते हो? इंटरेक्शन कहलाती है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को इसी के लिए बनाया गया था कि वेब के अंदर डायनेमिक इंटरेक्शंस डालने के लिए, वेब को डायनेमिक बनाने के लिए यूज किया गया था। किसके लिए बनाया गया था इसको? डायनेमिक बनाने के लिए। भाई मैंने फॉर एग्जांपल, सर मैंने ना वेब पेज के ऊपर एक हेडिंग लगाई है तैयब। क्या हेडिंग लगाई है? तैयब। नीचे एक बटन है, ठीक है, उस पर क्लिक करूं, तैयब की जगह पर एपटेक लिखा हुआ आ जाए। डायनेमिक, कुछ बटन के क्लिक के ऊपर कुछ UI में चेंज हुआ, दिस इज समथिंग डायनेमिक चेंजेबल। डायनेमिक कहते हैं जो चेंजेबल हो। ठीक है। तो ये इंटरेक्शन है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप जो है ना वेब के साथ कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसे इंटरेक्शन कहते हैं। इस चीज को पुट करने के लिए जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था वेब में। ठीक है। अच्छा, अब सर ये बना दिया गया। अच्छा एक खास बात और बताऊं, जावास्क्रिप्ट को जिसने बनाया था ब्रेंडन ईच था मेरे ख्याल है, मुझे सही से याद नहीं है। हु मेड जावास्क्रिप्ट, गूगल भैया से पूछते हैं कि हु मेड जावास्क्रिप्ट। ब्रेंडन ईच ही था, हाँ। ब्रेंडन ईच ने इसे 1995 के अंदर बनाया था। वो नेटस्केप एक कंपनी है कम्युनिकेशन, उसके अंदर ये काम करता था। ठीक है। उसके बाद आपके पास इट वॉज इनिशियली डेवलप फॉर नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर। देखो, ये किसके लिए बनाई गई थी? एक ब्राउजर होता था 1995 में जिसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर, उसके लिए इसको क्रिएट किया गया था। किसको? जावास्क्रिप्ट को। ठीक है। टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू वेब पेजेस। ठीक है। द लैंग्वेज वॉज फर्स्ट नोन एज लाइव स्क्रिप्ट। इसका पहला नाम क्या था? लाइव स्क्रिप्ट। इसके जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे नाम है, ठीक है, जो आपके पास पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसको और एक्सप्लोर करते हैं। द इनिशियल नेम वाज लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है। अ मार्केटिंग डिसीजन, नेटस्केप रीनेम द लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट इन दिसंबर 1995 टू कैपिटलाइज ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम सन माइक्रोसिस्टम। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसकी पॉपुलैरिटी को छीनने के लिए इन्होंने इसका नाम रख दिया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जिससे लोगों के लिए साउंड फेमिलियर करे और लोग इसे यूज करें। बात समझ आ रही? डिस्पाइट द सिमिलर नेम द लैंग्वेजेस आर अनरिलेटेड। मतलब के आपके पास थोड़ा सिमिलर नेम तो है इनका, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, बहुत डिफरेंट एक दूसरे से। ठीक है। अच्छा भाई आगे क्या कह रहा है? टू इंश्योर जावास्क्रिप्ट वुड वर्क अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर, नेटस्केप सबमिटेड इट टू द ECMA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पास स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। तो एक्मा को भी सर्च करते हैं, व्हाट इज एक्मा सर? ठीक है। व्हाट इज एक्मा? एक्मा स्क्रिप्ट भी कहते हैं जावास्क्रिप्ट को। एक्मा रेफर्स टू द एक्मा इंटरनेशनल, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्स एंड प्रमोट्स स्टैंडर्डाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। जितनी भी IT से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको ये बिना प्रॉफिट के प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फिर बाद में ये सबमिट कर दी गई एक्मा को। ठीक है। तो जो जावास्क्रिप्ट के जो वर्जन्स के अपडेट्स आते हैं ना, जैसे आप आईफोन के अपडेट बोलते हो iOS में आते हैं, एंड्रॉइड के कैसे आते हैं? एंड्रॉइड 14, एंड्रॉइड 15 इसमें आते हैं। जावास्क्रिप्ट के जो वर्जन्स की अपडेट आती है उनका होता है ES6, ES7। जो ES है उसका नाम है एक्मा स्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स भी अब किस में आते हैं? एक्मा स्क्रिप्ट के नाम से आते हैं, क्योंकि ये एक्मा ओन करता है इसे। ठीक है। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड इन 1997। फिर ये जावास्क्रिप्ट सब ब्राउजर्स के लिए क्या बन गई? एक स्टैंडर्ड बन गई, क्योंकि एक्मा उस टाइम आपके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता था। ठीक है। Each later co-founded the Mozilla project which led to the Firefox browser and found Brave software। खैर ये इतना नहीं है, लेकिन ब्रेंडन ईच जो था उसने ये लैंग्वेज क्रिएट की थी, और ये लैंग्वेज उसने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में क्रिएट करी। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। खैर वो छोटा पैकेज होगा, जाहिर सी बात है, बेसिक होगा बहुत, लेकिन डेवलप होते 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 आहिस्ता टाइम के एरा के साथ साथ अब इतने डेवलप हो गई है कि इस
जो एक नॉर्मल डेवलपर है अगर वो उसे पूरी सीखने की कोशिश करे तो ये बहुत हार्ड है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर कोई पक्के से पक्का भी डेवलपर है तो उसे 80% तक जावास्क्रिप्ट आ सकती है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, खैर 100% भी आ सकती है अगर वो पूरी लाइफ लगा दे अपनी तो। क्योंकि देखो, तुम एक चीज सीखोगे, जावास्क्रिप्ट नई अपडेट दे देगा वो भी सीखनी है, फिर नई अपडेट दे देगा वो भी सीखनी है, बात समझ आ रही? तो दिस इज समथिंग प्रोग्रेसिव कि जो आपके साथ ग्रो हो रही है लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपके पास जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को अब ऑन ओन कौन करता है? एक्मा। ठीक है, खुद ही हो जाती है। विच ईएस वर्जन इज लेटेस्ट? ठीक है, एक्मा स्क्रिप्ट का वर्जन 13 आपके पास 2022 में आया था, 2024 में ES14 आया था। ठीक है, तो एक्मा स्क्रिप्ट का वर्जन ES14 चल रहा है, ES14 नहीं चल रहा अभी। मैंने कुछ टाइम पहले देखा है कि कोई और वर्जन चल रहा था ES, एक सेकेंड, हाँ 16 चल रहा है। 16 चल रहा है, एक्मा स्क्रिप्ट 16 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 16 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस किए गए थे ना एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर, वो किए गए थे ES6 में और ES7 में। एक्मा स्क्रिप्ट 6 वर्जन में और एक्मा स्क्रिप्ट 7 वर्जन में जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बहुत पॉपुलर हुए थे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने अच्छे फीचर्स थे वो, जो आपको पहले से बना के दिए गए आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक्मा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो याद रखना अगर जो कोई एक्मा स्क्रिप्ट की बात करे तो वो किसकी बात कर रहा है? जावास्क्रिप्ट के बाद। अच्छा, दूसरा मैं एक एक लाइन बोलता हूँ बच्चों को कि जावास्क्रिप्ट बनी ब्राउजर के लिए, और ब्राउजर किसके लिए बना है? जावास्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि एकमन ने इसको 19 किसमें 1997 था शायद, उसके अंदर इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया था ब्राउजर्स के लिए। ठीक है, तो ब्राउजर को इंटरेक्टिविटी में या डायनेमिक कामों में सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ आती है, और जावास्क्रिप्ट से आप पूरा का पूरा ब्राउजर मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, पहले ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स के लिए बनाई गई थी। अब इसके आपके पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और ऐसे पैकेजेस आ गए हैं जिससे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हो इसको यूज करते हुए, आप iOS एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, आप लिनक्स एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन। तो हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक फुल स्टैक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे आप कोई भी तरह की डेवलपमेंट कर सकते हो, आप गेम्स भी बना सकते हो इससे। ठीक है, अच्छा, आपके पास एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन जेएस। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन जेएस। इलेक्ट्रॉन जेएस से बनाई जाती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं, जैसे आपके पास क्रोम हो गया, जैसे VS कोड है। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, VS कोड बना हुआ है इलेक्ट्रॉन जेएस पे। लो भाई, जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है VS कोड भी। अब सोचो, जावास्क्रिप्ट की पावर सोचो आप। ठीक है, ये कितनी स्केल हुई हुई है आपकी सोच है। जी। ठीक है, अब आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव। लोगों ने रिएक्ट जेएस पढ़ी है, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट भी है, रिएक्ट CLI भी है। एक है आपके पास रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव में आप, रिएक्ट नेटिव बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आप एक सिंगल कोड लिखोगे, वेबसाइट भी बन जाएगी, iOS एप्लीकेशन भी बन जाएगी और मोबाइल एप्लीकेशन भी बन जाएगी। सिर्फ बिल्ड निकालनी है, और क्या चाहिए जिंदगी में सर? और वेबसाइट पे तो आप सिंपल सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइलें बना के काम कर रहे होंगे, वेबसाइट पे भी इंटरेक्टिविटी डाल लिया। ठीक है, लिनक्स एप्लीकेशन भी बना सकते हो आप इससे। तो जावास्क्रिप्ट से अब आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट से आप सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो। पहले जावास्क्रिप्ट से सर्वर क्रिएट नहीं करवाए जा सकते थे। जो पॉपुलर सर्वर है उनके अंदर जो आता है, जो बहुत जमाने से पॉपुलर है, एक अपाची है और एक nginx है। अब आपके पास नोड भी आ चुका है। नोड आपके पास जावास्क्रिप्ट का रन टाइम फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर्स पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब कर सकते हो कब? नोड के आने के बाद। नोड से पहले आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर एग्जीक्यूट, आप सिर्फ उसे ब्राउजर पे या मोबाइल के फ्रंट एंड पर या आप डेस्कटॉप पर एग्जीक्यूट कर पाते थे। इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट से सर्वर भी क्रिएट किया जा सकता है, फ्रंट एंड भी क्रिएट किया जा सकता है, अब डेटाबेस भी क्रिएट किया जा सकता है। डेटाबेस के लिए जावास्क्रिप्ट का मोंगोडीबी मौजूद है। सर मोंगोडीबी मौजूद है, जावास्क्रिप्ट ने आपको ये आसानी भी दे दी। ठीक है, मतलब कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आ गई तो आपको कोई और लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत, कोई भी आप बना सकते हो, लेकिन वो सीखने पड़ेंगे फ्रेमवर्क्स आपको, ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन अच्छा, एक बात करते हैं कि अगर आप PHP यूज कर रहे हो, ठीक है, PHP भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन PHP सिर्फ सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है। PHP कभी ब्राउजर पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। PHP एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ठीक है, पीएचपी को सिर्फ सर्वर पर चलाया जा सकता है, आपके ब्राउजर पर चलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये उसका ड्रॉबैक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट को दोनों जगह चलाया जाए, जावास्क्रिप्ट से एपीआईज भी बनाई जा सकती है, जावास्क्रिप्ट से बैकएंड भी लिखा जा सकता है, जावास्क्रिप्ट से डेटाबेस भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसका अपना मौजूद है, जावास्क्रिप्ट से कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग। ठीक है। अब यहाँ पर जो स्क्रिप्टिंग का वर्ड हमने यूज किया था, स्क्रिप्टिंग की भी दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं सर? दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक आपके पास टाइप होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। कौन सी होती है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। गौर से समझना इन दोनों बातों को। ठीक है, ऐसी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यानी कोड, स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट का कोड। किसका कोड? जावास्क्रिप्ट का कोड। और क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड कहते हैं जो यूजर को नजर आता है, क्लाइंट साइड कहते हैं जो यूजर को नजर आता है। और सर्वर साइड कहते हैं वो इंटरफेस जो बनाने वाले को उस वेबसाइट को नजर आता है, जिसके पास उसका सोर्स कोड मौजूद है, जिस मशीन के अंदर उसका सर्वर रखा हुआ है, जिस मशीन के अंदर उसका बैकएंड रखा हुआ है, जिस मशीन में उसका डेटाबेस रखा हुआ है, वो कहलाती है सर्वर साइड। ठीक है। अब एप्पल डॉट कॉम खोलते हैं, एप्पल डॉट कॉम की वेबसाइट नजर आती है, ये क्लाइंट साइड है उसका। ठीक है, ये उसकी यूजर साइड है, यूजर इंटरफेस जो होता है उसको कहते हैं क्लाइंट साइड, जो ब्राउजर पे सिंपल नजर आता है। ठीक है। अब वो जो एप्पल की वेबसाइट के एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट है, जाहिर सी बात है वो मेरे मशीन में तो नहीं थी, मेरे ब्राउजर के पास तो नहीं थी, इंटरनेट के थ्रू मैंने एप्पल के सर्वर से मंगवाई। अब एप्पल के पास एक सर्वर, अब सर्वर क्या होता है सर? सर्वर जो है ना, अब लोग बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें सोचते हैं उसको, ऑल तो वो होता सुपर कंप्यूटर टाइप है, लेकिन सर्वर भी एक आपके कंप्यूटर की तरह मशीन ही होती है, लेकिन वो आपके नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसके अंदर भी आपके पास डेटा स्टोर होता है, उसके अंदर भी डेटाबेस बनाया हुआ होता है उन्होंने, उसके अंदर ही सर्वर चल रहा होता है, उसके अंदर ही आपके पास हर चीज मौजूद होती है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जब मैं जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ चैट जीपीटी डॉट कॉम पर, कहाँ जाता हूँ? चैट जीपीटी डॉट कॉम पर। जैसे ही मैं चैट जीपीटी डॉट कॉम अपने पास लिखता हूँ, ठीक है, तो आपके पास ये लोड हो जाता है फौरन। हमारे लिए तो ये चीज है कि भाई चैट जीपीटी लिखा लोड हो गया, लेकिन इसके पीछे कैसे लोड हुआ? चैट जीपीटी ये एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से बना होगा। इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, फंक्शनैलिटी छोड़ दो, पीछे मॉडल छोड़ दो। ठीक है, इंटरफेस किससे बना होगा? एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से, ऑब्वियस सी बात है, रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो ये एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ना ही मेरे ब्राउजर में थी, ना ही मेरी मशीन में थी, कहां से आई? अब ये मौजूद है आपके ब्राउजर के अंदर। जब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आपके ब्राउजर में ये चीज मौजूद है, पूरा का पूरा कोड इसके पास मौजूद है, आपके ब्राउजर के पास लोकल मशीन में, जिसे आप देख भी सकते हो, खोल भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। हिडन तो नहीं है ना? बात समझ आ रही? तो आपके पास ये कैसे आया? अब यहां पर समझते हैं जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड होता है, इसका फंडामेंटल समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने स्केली ड्रॉ के ऊपर। ये आपके पास क्लाइंट साइड है, ये आपका ब्राउजर है जिसके ऊपर आपने चैट जीपीटी डॉट कॉम लिखा था और आपको चैट जीपीटी नजर आ गया। ठीक है, इसके बरक्स ये चैट जीपीटी का सर्वर है, वो मशीन जहां से मेरे पास ये सारी चीजें मुझे मिल रही हैं। रिस्पॉन्स आता है, मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ, अब प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, चैट जीपीटी का मॉडल मेरे पास तो मौजूद नहीं है। जाहिर सी बात है, जो मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ वो किसी ना किसी तरह उनके सर्वर पर पहुंच रहा है, जहां पर चैट जीपीटी का एलएलएम यानी कि उसका मॉडल रखा हुआ है, उसको वहां मिल रहा है। मॉडल मेरे पास तो नहीं है चैट जीपीटी का, उसका कोड मेरे पास नहीं है, तो उसमें फीड कैसे हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। ठीक है, अब ये समझना, ये आपके पास है सर्वर साइड, किसकी? चैट जीपीटी की। किसकी? चैट जीपीटी की। आप ये किसी भी वेबसाइट से रिलेट कर सकते हो इसको। ठीक है, और ये आपकी क्लाइंट साइड है। क्या है? क्लाइंट साइड है, यानी कि आपका ब्राउजर है। आपने आकर ब्राउजर में क्या लिखा? चैट जीपीटी डॉट कॉम। क्या लिखा? चैट जीपीटी डॉट कॉम। जैसे ही आपने अपने यूआरएल बार के अंदर चैट जीपीटी डॉट कॉम लिख के एंटर मारा है, ठीक है, तो आपके पास क्लाइंट और सर्वर के बीच में दो चीजें चल रही होती है। क्या चल रहा होता है? दो चीजें चल रही होती है। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल अब देखो, मैं क्लाइंट साइड पे लिख रहा हूँ चैट जीपीटी डॉट कॉम, इसका मतलब है मुझे चैट जीपीटी की वेबसाइट चाहिए। ठीक है, और फिर मैं उससे काम भी कराऊंगा, इतना बात समझ आती है? ठीक है, मुझे चाहिए चैट जीपीटी के सर्वर से कुछ चाहिए। अब मैं इसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साजिद मुझे जो ना अपना मोबाइल दे दो। ये मैं इससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? कि साजिद अपना मोबाइल
दे दो। साजिद इस बात को सुन के मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। अब साजिद दो तरीकों से रिस्पॉन्ड कर सकता है, या तो साजिद अपना मोबाइल दे देगा या साजिद मना कर देगा। ऐसा ही है। दो ही वजूहत है, साजिद मना कर देगा या अपना मोबाइल दे देगा। इसी तरह जब मैंने chatgpt.com अपने ब्राउजर पे लिखा है, तो मैं चैट जीपीटी के सर्वर यानी जहां पर चैट जीपीटी का मॉडल रखा हुआ है या उसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट रखी हुई है, उस मशीन पे एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ? एक रिक्वेस्ट कि भाई मुझे चैट जीपीटी की वेबसाइट देखनी है, मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट और उसका एक्सेस दे दो। ठीक है। चैट जीपीटी का सर्वर चेक करेगा क्या आपके रीजन में ये चीज अवेलेबल है, क्या आप इसके लिए वैलिड हो, क्या आप कोई हैकर तो नहीं हो, क्या आप कोई स्पैम तो नहीं हो। वो सारे एल्गोरिथम उन्होंने अपनी मशीन पे लगा रखे होंगे। अगर आप वैलिडेट होगे तो रिस्पॉन्ड मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा आपको चैट जीपीटी के सर्वर से। अब रिस्पॉन्स में दो ही चीज हो सकती है, या तो वो आपको देखने देंगे अपनी वेबसाइट या नहीं देखने देंगे। बात समझ आ रही है? जब आपने चैट जीपीटी लिख के रिक्वेस्ट करी, तो आपके पास ये आपने करी रिक्वेस्ट, क्या करिए? ये करिए सर हमने रिक्वेस्ट। क्या करिए? चैट जीपीटी के सर्वर से रिक्वेस्ट कि भाई यहाँ पर जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट रखी हुई है वो मुझे दे दो, ताकि मैं इंटरफेस तो देख सकूं। मॉडल की खैर है, बाद में देखेंगे इसे। ठीक है। तो सर्वर चेक करेगा क्या आप वैलिडेट हो, क्या आप स्पाई तो नहीं हो, आप हैकर तो नहीं हो, आपका रीजन में चैट जीपीटी अवेलेबल है। ठीक है। क्या आप इस लाइक हो, क्या आप चैट जीपीटी देख सकते हो? तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। तो क्लाइंट और किसी मशीन यानी किसी वेबसाइट के सर्वर के बीच में, यानी आपके बीच में और किसी वेबसाइट के बीच में या उसकी मशीन के बीच में दो ही चीजें चलती हैं। आप रिक्वेस्ट करते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आप रिक्वेस्ट करते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलता है। बात समझ आ रही? जब आप Instagram.com खोलते हो या इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आप क्या करोगे? साइन अप पे क्लिक करोगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, कंफर्म पासवर्ड दोगे, अपना यूजर नेम रखोगे और रजिस्टर पर क्या करोगे? क्लिक करोगे। अब जो इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन का इंटरफेस आप देख रहे हो वो यूजर साइड है, वो आपको नजर आ रहा है। उसके पीछे क्या डेटाबेस रखा हुआ वो आपके फोन में मौजूद नहीं है। उसके पीछे जो बैकएंड रखा हुआ वो आपके फोन में मौजूद नहीं है। उनका डेटाबेस भी आपके पास नहीं है। आप जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे, तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने पर आपके पास से, आपके फोन से इंटरनेट के थ्रू एक रिक्वेस्ट जाएगी इंस्टाग्राम के सर्वर पर, और उसके साथ आपने जो डेटा फॉर्म में पुट किया वो भी जाएगा। कहाँ जाएगा? इंटरनेट के थ्रू सर्वर पर। किसके? इंस्टाग्राम के। जिस भी सर्वर पर हेट लगाओगे उसी के पास जाएगा। चैट जीपीटी की वेबसाइट खोलोगे तो चैट जीपीटी के सर्वर पर रिक्वेस्ट लगेगी। बात समझ आ रही? ठीक है। तो रिक्वेस्ट जाएगी इंस्टाग्राम के सर्वर पर और आपका डेटा उठा के वो रिक्वेस्ट में लेके जाएगा इंटरनेट पे। ठीक है। अभी कैसे हो रहा है, कौन लेके जाता है, इस पे बात करेंगे। अब इंस्टाग्राम के सर्वर पे गया। अब इंस्टाग्राम के सर्वर को आपकी क्रेडेंशियल मिले, आपने ईमेल दी थी, आपने यूजर नेम दिया था, आपने जो है वो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दिया था। ठीक है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड तो वो फ्रंट एंड पे चेक हो जाता है, बस एक मिसाल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। अब इंस्टाग्राम के सर्वर पे एल्गोरिथम या लॉजिक लगे होंगे, वो चेक करेगा ईमेल पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करती। अगर पहले से एग्जिस्ट करती है इसका मतलब अकाउंट है उसका। तो आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर करने की कोशिश करते हो जिससे आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो आपको इंस्टाग्राम क्या क्या बताता है? अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये कैसे पता चला? डेटाबेस मौजूद था। आपके आपके मोबाइल में डेटाबेस मौजूद था। डेटाबेस तो वहां रखा हुआ है। ये कैसे चेक हो गया? मेरे मोबाइल से कैसे चेक हो गया कि भाई उनके डेटाबेस में मेरे पास रखा हुआ है? ये रिक्वेस्ट में गया। और ये इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। आजकल मिली सेकंड में होता है, पहले लोग लोडिंग पे बैठे रहते थे। ठीक है। क्योंकि इंटरनेट हमारा फास्ट हो गया है, हमारी चीजें आसान हो गई हैं। ठीक है। तो आपको पता ही नहीं चलता है कितनी तेज होता है। ठीक है। वो चेक करेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा, फिर पासवर्ड चेक करेगा सही डाला है, यूजर नेम पहले से किसी को दिया हुआ तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करेगा। अगर आपकी सारी चीजें सही हैं और आप रीजन में अवेलेबल हो, आप वैलिड हो, आप स्कैमर नहीं हो, आप हैकर नहीं हो, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा? आपका डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा, आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट करेगा उनके सर्वर के ऊपर, और आपको रिस्पॉन्स में आपकी प्रोफाइल दिखा देगा। रिस्पॉन्स में क्या मिला? प्रोफाइल मिली। रिक्वेस्ट क्या करी थी? मेरा डेटा लो और मुझे रजिस्टर कर लो, और रिस्पॉन्स में क्या मिला? प्रोफाइल मिली। तो ये सीन चल रहा होता सर। जब आप लॉग इन करते हो, अब रजिस्टर करते हुए आपने डेटा भेजा उनके सर्वर पर। ठीक है। लॉग इन करते हुए आप उनके सर्वर से डेटा मंगवा रहे होते हो। भाई आपने नया फोन लिया, आपने इंस्टाग्राम की ऐप डाउनलोड करी, आपका अकाउंट बना हुआ था, यानी आपका डेटा पहले से इंस्टाग्राम के पास मौजूद है। अब आप लॉग इन क्यों करते हो? ताकि आप अपना डेटा इंस्टाग्राम में से एक्सेस कर सको। सही है। तो जब आप लॉगिन पे ईमेल और पासवर्ड डालोगे,
लॉगिन पर क्लिक करोगे, वो ईमेल और पासवर्ड रिक्वेस्ट के साथ इंस्टाग्राम के सर्वर पर इंटरनेट के थ्रू जाएगा, और इंस्टाग्राम चेक करेगा कि क्या इसने ईमेल डाली है डेटाबेस में। अच्छा है नहीं, अगर है तो चेक करेगा जो इनपुट में पासवर्ड डाल रहा है, जो रजिस्टर करते हुए पासवर्ड दिया था, दोनों मैच करते हैं। ठीक है, चेक करेगा, मैच करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स में आपकी प्रोफाइल खोल देगा, आपको एक्सेस दे देगा, अथॉरिटी दे देगा आपकी प्रोफाइल की। और नहीं मैच करेगा तो आपको रिस्पॉन्स में क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, पासवर्ड डजंट मैच, या ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, वगैरह वगैरह। ये ईमेल डजंट एग्जिस्ट, अकाउंट नॉट फाउंड, ये कहलाते हैं रिस्पॉन्स। बात समझ आ रही है? तो ये इस तरह से आपका काम चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, सपोज करते हैं, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ apptech.com के नाम से, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है। ठीक है। अब वो वेबसाइट मैंने इस मशीन के अंदर सर्वर क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, और वो यहाँ रख दी। अब यहाँ रख दी ना, एक डोमेन पे रख दी मैंने। अब दुनिया में कोई भी वो डोमेन खोल के इसमें से वेबसाइट एक्सेस कर सकता है। तुम्हारा नाम क्या था? फुरकान, उवैस। अब उवैस ने वहां पर उस पीसी पर, उसके पास डेटा नहीं है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं है, वो इसमें रखी हुई है, वो इंटरनेट खोलता है बस। हाँ, उसने इंटरनेट खोला, उसने लिखा apptech.com, वहां से उसने इंटरनेट से रिक्वेस्ट लगाई, यहाँ पर हिट हुई। यहाँ पर हिट होने के बाद उसने चेक किया ओएस एलिजिबल है देखने को, इसने रिस्पॉन्स में उसे वेबसाइट की HTML CSS जावास्क्रिप्ट दे दी, उसके ब्राउजर ने उसे डाउनलोड किया और रेंडर करके दिखा दिया। बात समझ आती है? ये आपके पास क्या कहलाती है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल कहलाता है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब एपीआईज क्रिएट करोगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है, रिक्वेस्ट क्या लगानी है, रिस्पॉन्स में आपको क्या चाहिए, कैसे लोगे, एरर दिखाना है तो उसके लिए भी एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट साइकिल आपको, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच लेन देन हो रहा है डेटा का, ऐसा ही है, डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है। ठीक है, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये चीज हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। अब इससे मैं मोबाइल फोन मांगता हूं तो मोबाइल देगा, इससे नोटबुक मांगता हूं तो नोटबुक देगा। ठीक है, मतलब कि जो चीज ये दे रहा है उसकी कोई फॉर्म है, ऐसा ही है। अब जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है, उसकी फॉर्म क्या होती है? क्या वो टेक्स्ट फॉर्म में जा रहा होता है, क्या वो एक्सेल की फाइल बन के जा रहा होता है, क्या वो पीडीएफ में जा रहा होता है? सवाल आता है सर। जो डेटा जा रहा है, डेटा जा रहा है, चलो तैयब का नाम उठ के किसी के सर्वर पे जा रहा है, मेरा ईमेल जा रही है, लेकिन वो किस फॉर्म में जा रही है? टेक्स्ट में जा रही है, एक्सेल की फाइल में जा रही है, पीडीएफ में जा रही है, कैसे जा रही है? SMS जा रहा है। उसके लिए आपके पास एक स्पेशल जो है ना सिंटेक्स यूज होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट से ही ड्राइव किया गया है। अब आप देखो कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज उठा लो, उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर जावास्क्रिप्ट से जो ड्राइव्ड है उस फॉर्म को यूज किया जाता है, और उस फॉर्म का नाम है जेसन। क्या नाम है? जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इस फॉर्म के अंदर आपका डेटा डिलीवर होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। अब आज पढ़ेंगे इसको, जेसन कैसे लिखी जाती है। जेसन की लैंग्वेज नहीं है, फॉर्मेट है, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास जेसन है, इसको हम पढ़ेंगे पूरा ना, आएगा हमारे टॉपिक जब हम इसको पढ़ेंगे, किस तरह से जेसन लिखी जाती है, डेटा इसमें कैसे लिखा जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर आपका जो है ना डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है। बात समझ आती है सबको? पक्की बात है? किसी का कुछ सवाल? अच्छा, अब सर सवाल आता है कि ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस जा रहा है, आपने बता दिया सर, एक रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पांस आता है। अच्छा, रिक्वेस्ट जा कैसे रही है? सर ऑब्वियस ही बात है, इंटरनेट के थ्रू जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटोकॉल अप्लाई होता है, उसके थ्रू ये जारी होती है, और उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP। क्या नाम है? HTTP। क्या नाम है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? HTML में भी तो आता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को आपको मैनेज करके देता है, या लेके जाता है या लेके आता है, इसी प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, दुनिया की कोई भी डोमेन ले लो, वेबसाइट ले लो, उसके पीछे HTTP लाजमी लगा होगा। इसके बगैर वो वेबसाइट ना ही सर्वर से किसी की एक्सेस हो सकती है, ना ही किसी को शेयर की जा सकती है, ना ही दिखाई जा सकती है, इंटरनेट के थ्रू। बात समझ आ रही है? तो ये प्रोटोकॉल आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक होता है HTTP, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि जो आपका टेक्स्ट या जेसन बेस्ड फॉर्मेट है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वो इसका काम है।
ठीक है। और एस जो है वो कहलाता है एसएसएल सर्टिफिकेट। क्या कहलाता है? ये बेसिकली आपके पास आपके डोमेन का एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है, वैसे एसएसएल सर्टिफिकेट इसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर, है ना, फुल फॉर्म है सिक्योर। अगर किसी वेबसाइट पे सिक्योर लगा है तो ब्राउजर उसे सिक्योर रखता है स्पाइस से, आपके जो है ना हैकर्स वगैरह से, जिस भी होस्टिंग पे आपने इसे होस्ट कर रखा है अपनी वेबसाइट को, जिसके सर्वर पर रख सिक्योर कर रखा है, तो आप परचेज करते हो, इसके अलग से पैसे होते हैं। बात समझ आ रही? अगर अपना बनाओगे तो जाहिर सी बात है आप पैसे नहीं दोगे, लेकिन आपको पैसे पे करने पड़ते हैं इसको इंटरनेट के थ्रू सिक्योर करने के लिए। जिस पे एचटीटीपी होता है उस पे यहाँ पर आपने देखा होगा ब्राउजर्स पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर तुम यहाँ देखो कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर इस पे सर्टिफिकेट देखो, सर्टिफिकेट इज वैलिड, यानी इस पे एसएसएल अप्लाई हुआ हुआ है। अगर मैं इसका डोमेन खोलूँ, यहाँ देखो एचटीटीपीएस लगा हुआ है, ठीक है। बरक्स इसके जो हम लोगों ने अभी वेबसाइट देखी थी इन लोगों की जो होस्ट की गई है, एपटेक मेट्रोस टारगेट डॉट कॉम 132, इस पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि इसमें एचटीटीपी का यूज हुआ हुआ है। यहाँ देखो एचटीटीपीएस भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। बात समझ आ रही? तो ये नॉट सिक्योर है। नॉट सिक्योर का मतलब है इसका कोई एसएसएल सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ, वो अभी किया किया जाएगा इसमें, ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं और आप होस्ट करते हुए भी कर सकते हो, लेकिन आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। एचटीटीपी अगर है तो वेबसाइट एक्सेस होगी, सिक्योर भले ना हो, लेकिन सिक्योर नहीं होगी तो वही बात है कि फिर आप हैकिंग के चांसेस बहुत है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पर आपके पास जो एच टी टी पी प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास, जो एच टी टी पी प्रोटोकॉल है इसकी कुछ रिक्वेस्ट टाइप्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ रिक्वेस्ट टाइप है, क्योंकि यही रिक्वेस्ट लगाता है, आपकी जो रिक्वेस्ट है ये लेके जाता है सर्वर पर, सर्वर से रिस्पॉन्स भी आपको लाके देता है। अब रिक्वेस्ट पे बात करते हैं, जो रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट की टाइप्स होती हैं, बेसिक बता रहा हूं अभी, हार्डली मैं और नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी बेसिक पे बात करते हैं। रिक्वेस्ट की टाइप में सबसे पहले आती है गेट। क्या आती है? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। कौन कौन सी रिक्वेस्ट होती है आसिफ? कौन कौन सी रिक्वेस्ट होती है? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। जेसन की फॉर्म में तो डेटा जाएगा ना, ये रिक्वेस्ट की फॉर्म्स हैं, जो रिक्वेस्ट लग रही है ना उसकी टाइप्स हैं ये। अभी समझा रहा हूँ ये क्या चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आपने फेसबुक का पेज खोला, आपने साइन अप का फॉर्म खोला, ठीक है। अब साइन अप का फॉर्म खोलने के बाद, साइन अप का फॉर्म आपने क्यों खोला? क्योंकि आप रजिस्टर करना चाहते हो। रजिस्टर क्यों करना चाहते हो? क्योंकि फेसबुक के पास आपका डेटा मौजूद नहीं है और आप फेसबुक यूज नहीं कर सकते बिना उन्हें डेटा दिए, ऐसा ही। तो आपको अपना डेटा अपने पास से भेजना है, कहाँ? फेसबुक के डेटाबेस यानी उनके सर्वर के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो आप फेसबुक के जो भी साइन अप का पेज है उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो फिल करोगे। फिल करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे या साइन अप पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपने क्रेडेंशियल डाले हैं, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, फोन नंबर, जो भी डाला है वो सारा जाएगा रिक्वेस्ट में, कहाँ? सर्वर पर। यही बात अभी समझाई, और सर्वर से वैलिडेट करके डेटाबेस में स्टोर कर देगा। मैंने क्या किया, मैंने अपने पास से डेटा किसी के सर्वर पर भेजा, किसी की वेबसाइट में स्टोर करवाए, किसी की वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर करवाए। डेटा भेजा, गया, मेरे पास से सर्वर पर गया, क्लाइंट साइड से कहाँ गया? सर्वर पर। ये कहलाती है रिक्वेस्ट पोस्ट की रिक्वेस्ट। पोस्ट यानी भेजना, पोस्ट यानी भेजना, ठीक है। अगर आप क्लाइंट साइड यानी अपनी यूजर साइड से किसी के सर्वर पर डेटा भेजते हो तो वो आप कौन सी रिक्वेस्ट लगाते हो? पोस्ट की। उस वक्त रिक्वेस्ट लग रही होती है पोस्ट की रिक्वेस्ट। एचटीटीपी प्रोटोकॉल में पोस्ट की रिक्वेस्ट एक्टिव हो जाती है, क्योंकि पोस्ट की रिक्वेस्ट के जरिए फिर आप वो जो नेम, ईमेल, पासवर्ड है वो आप बॉडी में लेके जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल क्रिएट हो गई, अब लॉगिन पेज पे आ गया, ठीक है। अब लॉगिन भी करना होता है, ठीक है। अब लॉगिन किया, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, अब क्या किया? हिट किया लॉगिन पे। अब लॉगिन पे आपने हिट किया, आपके पास फिर से ईमेल, पासवर्ड गया, वो वेरीफाई हुआ, लेकिन इस दफा आप डेटा भेज नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो? डेटा मंगवा रहे हो, क्योंकि आपको अपनी प्रोफाइल का डेटा एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सी रिक्वेस्ट लगी? गेट की, कि आपको डेटा सर्वर से मंगवाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, पोस्ट करने का मतलब है आपने पिक्चर इंस्टाग्राम के सर्वर में अपलोड करवाई, ये कौन सी रिक्वेस्ट है? पोस्ट की। डेटा भेजा, इमेज इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। और डेटा आप वो देख पा रहे हो, वो भी कौन सी रिक्वेस्ट है? गेट की रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपने उसका कैप्शन के लिखा हुआ था, चीज मौजूद है, एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्ट, आपकी पोस्ट
करती है। आपको कैप्शन अच्छा नहीं लग रहा था, ओएस ने कैप्शन चेंज कर दिया। एग्जिस्टिंग चीज में चेंजेस करे ओएस, क्या करा, एग्जिस्टिंग चीज में, पहले तो डेटा था ही नहीं, क्रिएट किया गया और डेटा मंगवाया गया, अब एग्जिस्ट करती है वो चीज। ठीक है, अब एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर आपने कुछ चेंजेस करे, ये कहलाती है पुट की रिक्वेस्ट, कि कोई डेटा एग्जिस्ट करता है उसे अपडेट करवाना है सर्वर पर। क्या करवाना है, अपनी बायो अपडेट करनी है, एडिट का ऑप्शन मिलता है, अपनी प्रोफाइल इमेज अपडेट करनी है, एडिट का ऑप्शन मिलता है, अपना नाम अपडेट करना है, एडिट का। इधर रिक्वेस्ट लग रही होती है पुट की। पुट यानी अपडेट करना, पुट यानी अपडेट करना। भाई पोस्ट डिलीट करनी है, यानी कि सर्वर से वो चीज मुझे डिलीट करनी है, ऑल तो वो होती नहीं है, आपको दिखा दी जाती है, लेकिन डिलीट करनी है तो क्या करेंगे, डिलीट की रिक्वेस्ट लग रही होती है। हाँ, ये एचटीटीपी की चार बेसिक रिक्वेस्ट है, और भी होती हैं। ठीक है, इनके जरिए आप सारे काम कर रहे होते हो। अब मुझे एक बात बताओ, इन चार ऑपरेशंस के अलावा कुछ देखा है? अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, अकाउंट को देखा जा सकता है, गेट किया जा सकता है, अकाउंट को अपडेट किया जा सकता है, एडिट, और अकाउंट को डिलीट किया जा सकता है। पोस्ट को क्रिएट किया जा सकता है, पोस्ट को देखा जा सकता है, पोस्ट को अपडेट किया जा सकता है, पोस्ट को डिलीट किया जा सकता है। स्टोरी क्रिएट की जा सकती है, देखी जा सकती है, अपडेट की जा सकती है, डिलीट की जा सकती है। इसके यूट्यूब पे भी यही है। और मुझे बताओ इसके अलावा कोई ऑपरेशन देखा है? देखा है? तो सर ये रिक्वेस्ट ये काम कर रही होती है, और बदले में रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। हाँ बिल्कुल, बात समझ आती है। तो ये इंटरनली चीजें तुम लोग को शेयर करते हैं मैसेजेस पे। मिसाल दो। हाँ, नहीं वो वेब वर्कर्स का काम है, वो अलग चीज है। वो बेसिकली लिंक आपके पास रखा हुआ होता है, जब आप शेयर करते हो तो वो लिंक आपके पास आपके डैशबोर्ड पर कॉपी हो जाता है और डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देता है उस ऐप पर, आपका फोन जहां पर वो रखा हुआ होता है, मतलब आप जहाँ शेयर करना चाहते हो, वो तो लिंक भेज रहे हो ना खाली, उसमें आप ना डेटा मंगवा रहे हो ना भेज रहे हो। ठीक है, अब हो सकता है कि ऐसा भी हो कि शेयर के बटन के क्लिक करने पर लिंक आएगा सर्वर से, वो अलग बात है, ये डिपेंड करता है ऐप बनाने वाले पर। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये चीज समझ आई? ठीक है, कितने टाइप की रिक्वेस्ट लगती हैं? चार बेसिक, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। और ये रिक्वेस्ट जो डेटा लेके जाती है और रिस्पॉन्स में जो डेटा आता है वो किस फॉर्म में आता है? जेसन की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? जेसन की फॉर्म में आता है। वो उनके पास अपलोड हो रहा है। हाँ, वो भी गेट करते हो, जब आप किसी की प्रोफाइल खोलते हो उसी वक्त हिट लगती है गेट के। आप किसी और की प्रोफाइल देख रहे हो, क्यों? क्योंकि उसने अलाउ कर रखा है कि मैं पब्लिकली लोगों को दिखाना चाहता हूँ अपनी प्रोफाइल। वो भी, हाँ वो एल्गोरिथम होता है। वो एल्गोरिथम होता है, एक जगह रील्स रखी हुई है उसमें से रैंडम्स, बेसिकली रैंडम्स नहीं होती हैं वो, आपके इंटरेस्ट बेस पे दिखा रहा होता है आपको, कि आप क्या ज्यादातर देख रहे हो, क्या चीज आपने, किसका वॉच टाइम, आपकी किस टाइप के इंटरेस्ट रील्स में आपका वॉच टाइम है, वो आपको दिखा रहा होता है, वो एल्गोरिथम होता है, वो अलग चीज। हाँ, ये इंटरनल इंटरनल लॉजिक है, ये बिजनेस लॉजिक कहलाती है। ठीक है, तो सर वापस आते हैं, और हम डिस्कस कर रहे थे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग यानी कोड, क्लाइंट साइड यानी यूजर का जो इंटरफेस है, जो यूजर नॉर्मल यूजर को दिखता है, ना कि वेब, उस वेब बनाने वाले को। ठीक है, ऐसा कोड, ऐसी स्क्रिप्ट यानी ऐसा कोड या ऐसे जावास्क्रिप्ट का कोड जो यूजर के ब्राउजर में आकर सर्वर से यहां पर एग्जीक्यूट होता है, उसकी मशीन में, उसकी लोकल मशीन में एग्जीक्यूट होता है, इस कोड को कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ऐसा कोड जो सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होता है और उसका सिर्फ आउटपुट यूजर की मशीन में आ जाता है, ये कहलाती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। यानी जो आपका कोड है वो एग्जीक्यूट का हो रहा है, इस बेस पर आप इसे जज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने apple.com लिखा, रिक्वेस्ट लगी एप्पल के सर्वर पर, ये बंदा एप्पल की वेबसाइट चाहता है, एप्पल देखेगा कि भाई ये सारी चीजें वैलिडेटेड है वगैरह वगैरह, अगर है तो बदले में, अगर एप्पल
रिस्पॉन्स में आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट और एसेट्स, एसेट यानी इमेजेस वगैरह, ऑडियोज, वीडियोस, वो सारी चीजें आपके ब्राउजर को रिस्पॉन्स में देता है। और आपका ब्राउजर उन चीजों को डाउनलोड करके अपने पास खुद रेंडर करता है। याद रहे, आपका लोकल ब्राउजर उस चीज को रेंडर कर रहा है, यानी कि वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट लेके खुद से मैप बनाएगा, जो एप्पल की वेबसाइट का है उसे रेंडर करेगा। ठीक है। तो आपका लोकल ब्राउजर उस कोड को चला रहा है अपने पास, यानी कि कोड एग्जीक्यूट होके नहीं आया, आपकी मशीन में आने के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये कहलाती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्या क्या कहलाती है? हाँ। ठीक है। नहीं, सर्वर साइड रेंडरिंग भी होती है। लेकिन अगर एप्पल ये लॉजिक अपनाए, जो कि एप्पल अपनाता है, कि जब रिक्वेस्ट करे कोई apple.com, तो उसी के सर्वर पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो, उसका पूरा का पूरा इंटरफेस क्रिएट हो, और वो एज आउटपुट बस यूजर के ब्राउजर में दिखा दिया जाए। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मशीन स्ट्रांग है, एप्पल का सर्वर स्ट्रांग है, तो ज्यादा जल्दी रेंडर कौन करेगा? ज्यादा जल्दी आउटपुट कौन देगा? एप्पल देगा। तो सर्वर साइड रेंडरिंग आजकल ज्यादा प्रेफर की जाती है, इसीलिए नेक्स्ट जेएस जो है वो इतना पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट जेएस इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है जितनी भी रेंडरिंग करता है, वो सर्वर पर करता है, ना कि क्लाइंट के यानी यूजर की नॉर्मल मशीन पर करता है। जबकि आप जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट अभी लिख रहे थे, HTML CSS, वो आपकी लोकल मशीन में ही रेंडर होती है। करेंगे करेंगे। ठीक है। तो आपके पास ये कहलाती है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। बात समझ आती? ठीक है। ये बात समझ आती है? किसी का कोई सवाल? अच्छा, नोट दिखाता हूं मैं तुम लोगों को, क्योंकि अब आपके पास, अच्छा, पहले पहले आपके पास जो है ना, जो जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ कहलाती थी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लेकिन मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहलाती है? मैंने आपको ही नहीं बोला क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों नहीं बोला? क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट जो है वो नोड के आने के बाद सर्वर पर भी रन होती है, और क्लाइंट पर यानी नॉर्मल मशीन पर यूजर की भी रन हो जाती है। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जावास्क्रिप्ट जो है वो फुल स्टैक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर मैं तुम्हें नोड जेएस दिखाऊं, तो ये नोड जेएस की वेबसाइट है। नोड जेएस इज अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट दैट लेट्स डेवलपर टू क्रिएट सर्वर्स, वेब एप्स, कमांड लाइन टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स। कितना पावरफुल है, सोचो। ठीक है। तो इससे आप एपीआईज क्रिएट कर सकते हो, सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो, वेब एप्लीकेशंस के इंटरफेसेस और कमांड लाइंस के टूल्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, पैकेजेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के। और क्या चाहिए जिंदगी में? बात समझ आ रही? तो नोड काफी पॉपुलर हुआ था जब जावास्क्रिप्ट का आया था ये। इससे पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड पे रन होती थी, यानी सिर्फ ब्राउजर में रन होती थी, सर्वर पर रन नहीं होती थी। ठीक है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में ये भी फर्क है, जावास्क्रिप्ट अगर सिर्फ क्लाइंट साइड पे यानी ब्राउजर में रन हो रही है तो वो क्लाइंट साइड है। अगर जावास्क्रिप्ट ब्राउजर और सर्वर दोनों पे रन हो रही है, इसका मतलब वो क्या है? फुल स्टैक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी क्लाइंट पे भी रन हो रही है और सर्वर पर भी, ब्राउजर पे भी रन हो रही है और सर्वर पर भी रन हो रही है जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या हो गई आपके पास? फुल स्टैक हो। लेकिन हम जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, वो सिर्फ हम क्लाइंट साइड लिखेंगे, हम कोई सर्वर नहीं बनाएंगे, हम कोई जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो हम कौन सी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे? क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे। जी बिल्कुल। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखोगे ना पहले, ये तो आपके पास रन टाइम एनवायरनमेंट है, इसके अंदर तो वेरिएबल्स और ये सारी चीजें आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो ये चीजें बेसिक फंडामेंटल्स तो आने चाहिए ना। ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स तो आपको आने चाहिए। तो ये था जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। किसी का इसमें कोई सवाल? ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करके अपने HTML पेजेस को डायनेमिक बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल सीखेंगे, जो कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होंगे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फंडामेंटल्स हर लैंग्वेज में पाए जाएंगे, तो आपने एक दफा इसके कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आपको दूसरी लैंग्वेजेस में वो सीखने के लिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम होंगे। जैसे कॉन्सेप्ट सेम का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक लैंग्वेज है इंग्लिश। अब इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले ABCD आनी चाहिए, फिर आप छोटे छोटे वर्ड सीखोगे, फिर उससे सेंटेंसेस बनाओगे। ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट्स हो गए। उर्दू सीखोगे तो अलिफ बे सीखोगे, ABCD तो नहीं सीखोगे ना। ठीक है। लेकिन चीज सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है ना। ABCD और अलिफ बे कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन लिखने का तरीका, बोलने का तरीका डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये फंडामेंटल्स होते हैं लैंग्वेजेस के। ठीक है, ये हर लैंग्वेज में पाए जाते हैं।
तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जो सब में पाए जाते हैं। उनको लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, उनको अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो ये आपने सीखने हैं लाजमी। डन है। ये इसको बहुत फोकस होके सीरियस होके सीखना है। प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ये फंडामेंटल सीख लिए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। शुरू में मुश्किल लगेगा, प्रैक्टिस करोगे, जहन में बैठाओगे, अपनी जो मेमोरी है उसको स्ट्रांग करोगे, तो ये चीज आएगी। भागना नहीं है, डरना नहीं है। शुरू में मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये चीज आपने बहुत स्ट्रांग करनी है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इंटरेक्टिविटी ऐड करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंडामेंटल सीख के। ठीक है।